Assalamualaikum students. Today we will discuss orthogonality. जो है डेट है 27/3/21। अच्छा, और ये थर्ड ऑनलाइन क्लास है। अच्छा, एंड थर्ड ऑनलाइन क्लास है और सैटरडे है आज। अच्छा, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑर्थोगोनैलिटी। कल हमने ऑर्थोगोनैलिटी के टर्म्स पढ़े थे। आज हम स्पेसिफिक ओरिजिनल ऑर्थोगोनैलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टर्म रह जाता है इससे रिलेटेड, और वो है बेसिस। कल हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे, इनर प्रोडक्ट और इनके जो नॉर्म्स थे, साथ में जो एंगल्स थे, उनके जो डिस्टेंस थे ना इनर प्रोडक्ट वाले। और फिर जो है हमने लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस स्पान, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, और इसी तरह जो है ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और एक टर्म रह गया था और वो था बेसिस। ठीक है ना। अच्छा, सो बेसिस असल में है क्या? बेसिस जो है इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि इफिनिट सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 so on up to vn is a basis for a vector space v if। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख ले कि मेरे पास एक वेक्टर्स का एक फिनिट सेट होगा, ठीक है, और ये कब बेस होगा? फॉर वेक्टर स्पेस v इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, तब जो है हम इन्हीं वेक्टर्स के जो फिनिट सेट है, फिनिट का मतलब ये कि मतलब लास्ट एंड हमें पता हो ना, एंड आप लोग को पता हो, तो ये एक फिनिट सेट है वेक्टर्स का। और ये कब बेस होगा? एक वेक्टर स्पेस के लिए, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अच्छा, तो कब जो है ये मतलब बेसिस होंगे ना, ये फिनिट सेट वेक्टर्स के जो फिनिट सेट है, ये एक सेट है ना, सेट इसी तरह ही हम डिफाइन करते हैं। और फिनिट भी है। फिनिट और इनफिनिट का मैंने बताया था। इनफिनिट कब होगा एक सेट? जब हमारे पास यहाँ पर मतलब एंड हमें पता ना हो ना, सो ऑन हम चलते रहते हैं, लास्ट जो है एंड हम कोई अंदाज़ा ही ना हो। तो ये एक फिनिट सेट है। और ये कब बेस होगा? जब ये जो है, और वेक्टर स्पेस के लिए ना हम एक चीज़ जब डिफाइन करते तो हम हमेशा जो है या तो उन्हीं वेक्टर्स को हम वेक्टर स्पेस से लेते हैं और या हम उसी के लिए करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस के लिए करते हैं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि v1 v2 vn ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो। मैंने कल आप लोग को लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में बताया था। अच्छा, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब ये था कि जब सी आई इज इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है ना। और डिपेंडेंस का मतलब क्या था कि जब सी आई इज नॉट इक्वल टू 0, सी आई इज मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जितने देते हैं ना। सो यहाँ पर ये जब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। और साथ में दूसरा कंडीशन ये था कि जब v1 टू v2 अप टू vn जो है ये वेक्टर स्पेस को स्पान करता हो। स्पान का भी मैंने बताया था कि स्पान असल में है क्या। तो ये सारे जितने भी टर्म्स है, टॉपिक्स है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं
इससे रिलेटेड एग्जांपल्स छोड़े, ठीक है ना, क्योंकि बस आपको पता है कि जब भी दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की तरफ। अच्छा, तो स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे कि पहले जो है हम इनर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को इनर प्रोडक्ट के बारे में बताया था ना, तो थोड़ा सा खैर है उसको रिमाइंड कर रहे थे। तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि रिमाइंडर वाई का मतलब थ्रू द इनर प्रोडक्ट जिस तरह इनर प्रोडक्ट मैंने कल आप लोग बताया था किस तरह रिप्रेजेंट होता है ना, बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v ऑन वेक्टर स्पेस v, ठीक है ना, वी कैन डिफाइन एज, पहले हम वेक्टर मतलब इनर प्रोडक्ट को जो है इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो नॉर्म होगा या आप लोग कह सकते हैं लेंथ, वो क्या होगा, वो ये होगा। मैंने आप लोग को कल बताया था कि नॉर्म के लिए जब हम मतलब इनर प्रोडक्ट के लिए नॉर्म डिफाइन करते हैं तो हम उसी को सेम लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेम है, ठीक है। तो जब सेम होते हैं तो इसी से एक ही लेते हैं ना, क्योंकि जगह आप लोग वी लिख लें तो आपको पता है कि वो फिर वी बन जाते हैं, और वी आपको पता है कि वो एक ही कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर हमने उसे एक वेक्टर लिया है और इसी को जो है हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कल आप लोगों को डिटेल में जो है नॉर्म के लेंथ या नॉर्म या लेंथ एक ही चीज़ है ना, इनर प्रोडक्ट के ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, डिस्टेंसेस, एंगल्स एक्सेट्रा। अच्छा, और इस तरह इनका एंगल जो इनर प्रोडक्ट का जो एंगल है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो एंगल्स इस तरह रिप्रेजेंट होगा, cos अल्फा इज इक्वल्स टू वी यू। मैंने कल आप लोग बताया भी था कि यू वी या वी यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वी नॉम यू नॉम। तो ये जो है इसका एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है जब हम ऑर्थोगोनैलिटी की डिफिनीशन की तरफ जाए तो फिर जो है ये चीज़ें हम मतलब आगे आएंगे इसमें। सो फिर हम यहाँ पर इसके यूज़ करेंगे ना। सो और इसका जो डिस्टेंस है, मैंने आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में बताया था कि वो इस तरह होगा कि अगर डिफरेंट हो u और v दोनों डिफरेंट हो तो फिर इसका डिस्टेंस एंगल्स सॉरी डिस्टेंस लेंथ नॉर्म ये एक चीज़ है, लेकिन नॉर्म जो है हम जब सेम वेक्टर्स हो तो उसी के लिए यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस जो है वो जब डिफरेंट वेक्टर्स हो तो इसी के लिए। डिफरेंट वेक्टर के लिए फिर इसका डेफिनेशन इस फॉर्म में होगा कि u माइनस वी, अगर ये वी यू हो तो फिर आप लोग v माइनस यू रखेंगे, और अगर u v है तो यहाँ पर u माइनस वी नॉर्म लिख लेंगे। अच्छा, सो ये भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से स्टैंडर्ड डेविएशंस की तरफ। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है, डेविएशन नहीं बेसिस। सो यहाँ पर जो थे मतलब बेसिस के बारे तो हमने पढ़ लिया। तो अब आते हैं थोड़ा सा जो है हम नोट कर लेते हैं कि नोट दैट स्टैंडर्ड बेसिस, एग्जाम्पल लेते हैं ना, बेसिस ऑफ R3, R³ आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं यूज मतलब प्रोनाउंस नहीं करेंगे, R3 लिखेंगे। मतलब लिखना तो एक ही बात है कि R3 तो इस तरह ही हम लिख लेते हैं, लेकिन प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, R3, R³ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सो R3 से मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो लिए है, और स्टैंडर्ड बेसिस में आप लोग को बता दूं कि वो जो है ई से डिनोट होते हैं, ई। फिर वो डिपेंड करता है कि अगर R3 है मतलब 3 डायमेंशन में है, रियल स्पेस जो है वो 3 डायमेंशन का है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर E1 E2 E3 हम लेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन है, सो हम यहाँ पर 3 लेंगे, और वो किस तरह होंगे,
यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के लिए है, वो इस तरह होंगे कि 1 0 0, 3 डायमेंशन है, सो यहाँ पर 3, और मतलब इस तरह होगा। इसी तरह जो है 0, फिर जो है सेकंड प्लेस पे जो है यहाँ पर 1 लग जाएगा, और इस तरह यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है ये सेटिस्फाई कर जाते हैं। अच्छा, इसको आप लोग जो है E1 कह सकते हैं, इसको E2 कह सकते हैं, इसको E3 कह सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने नोट करना है कि स्टैंडर्ड बेसिस जो है R3 के इस फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। किस फॉर्म में होंगे? हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये मतलब किस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे? अगर हम इस तरह लिख लेना कि E1 यहाँ पर E1 भी है, E2 भी है, E3 भी है, तो अगर इन तीनों की जगह मैं EI लिख लूँ, EI का नॉर्म, आप लोगों को पता है ना कि वो 1 के इक्वल होगा। किस तरह 1 के इक्वल होगा? आपको पता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मतलब तीनों सेम है ना। जब तीनों सेम होते हैं तो ये बात याद रख ले, जब सारे टर्म्स सेम होंगे तो फिर इनका जो नॉर्म होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं बिटवीन सेम कंपोनेंट, कल मैं मतलब मैंने तो बताया था कि अगर U भी है ना, इन दोनों का के बीच जो है इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस U की जगह V ले ले हम, V, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था V, तो फिर इसका प्रोनाउंस मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको एक ही वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वी नॉम। तो यहाँ पर भी हम जो है EI मतलब E1 है, E2 है, E3 है, इन तीनों के बीच हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। इन तीनों के बीच हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये सारे अगर इक्वल हो ना, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, ठीक है। सो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, E1 सारे सेम है ना। तो जब सेम है तो इसके लिए हम प्रोनाउंसिएशन किस तरह करेंगे? E1 नॉम ना। तो ये बात याद रख ले कि इसका जो E1 नॉम है या EI नॉम है, हम मतलब तीनों को जो है E1 नहीं कह सकते ना, फिर बुरा लगेगा। क्यों? फिर आप लोग सोचेंगे कि क्या इसको हम E2 नहीं कह सकते, E3 नहीं दे सकते। तो आप लोग इससे बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग एक डिफरेंट नेम दे दे, EI। मतलब यहाँ पर I जो होगा वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब तीनों के लिए हम जो है ये यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर E1 की जगह आप लोग EI लिख दे, ठीक है ना। मैंने पहले भी और डिफाइन करेंगे कि I असल में है क्या। 1 2 3 मतलब यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तीनों के लिए जो है ये पॉसिबल है, ठीक है ना। सो यहाँ पर EI नॉम याद रख ले कि ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है ना। सो जब 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो, 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, ठीक है, मतलब 1 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, लेकिन जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर जो है 1 इन दोनों के साथ तो 0, इसके साथ 1 आ जाएगा। तो इस तरह जब हम इनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसी में एक ही जो है 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसलिए इसका जो नॉर्म होगा ये बात याद रख ले। इस तरह मतलब अगर मतलब इनर प्रोडक्ट का एक ही ये फ़ायदा भी है कि हम डायरेक्टली इससे फाइंड कर सकते हैं कि अगर सेम कंपोनेंट्स हो, वेक्टर्स अगर सेम हो और इसका इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो फिर जो है इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है सेम वेक्टर्स के बीच। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिया है कि EI नॉर्म जो है वो इक्वल टू 1। और सेकंड ये होगा, सेकंड में अच्छा, और इसके लिए सॉरी इसके लिए पहले आप लोग लिख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर V नॉम है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर V नॉम लिया था, ठीक है ना, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, हम इस तरह नॉम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है।
और फिर आप लोग क्या करेंगे, अच्छा अब आते हैं, ये तो हो गया, मतलब अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो इसके लिए ये 1 आएगा, ठीक है। और अगर सिंपल वैल्यू की बात करें तो फिर यहाँ पर V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये जो है EI और EJ के बीच हो, ये डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना, और I नॉट इक्वल टू J हो, क्या हो, I नॉट इक्वल टू J हो, तो फिर जो है यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। सो इसका इनर प्रोडक्ट फिर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये बात याद रख ले। तो दो चीज़ें हैं, अगर सेम हो मतलब EI, और यहाँ पर इसको आप लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EI कोमा EI, और यहाँ पर इस तरह मतलब EI कोमा EI, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट के जो ब्रेसेस है, आप लोग ब्रैकेट्स है, इसको मतलब ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, इसमें आप लोग क्लोज कर लें। सो ये जो है याद रख लें ये 2 पॉइंट्स कि ये हमेशा 1 के इक्वल होगा, और EI EJ इक्वल टू 0 होगा। वियर यहाँ पर आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं कि I नॉट इक्वल टू J। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये बात मतलब ये इक्वल टू 0, ये 2 चीज़ें हमें इनर प्रोडक्ट की देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर नॉर्म का यूज़ भी हो गया, ठीक है। सो आप लोगों ने देख भी लिया। अच्छा जी, अब आते हैं इसका जो है, और इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं ना, UV। इसको तो हम सिर्फ विनोम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर सेम हो तो अगर सेम के लिए हम फिर इसी में से एक वेक्टर चूज़ करेंगे ना, इस तरह यहाँ पर मैंने चूज़ किया था, तो ये सेम के लिए था ना, तो ये सेम के लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट के लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि UV, और UV इस तरह होगा कि U1 V1 प्लस U2 V2 सिंपल, प्लस U3 V3, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों को पता है कि जब और ये मतलब इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आपको पता है कि 1 जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 1 के साथ तो 1, 1 0 के साथ तो 0, फिर 0 0 के साथ 0, 1 के साथ 0 0 के साथ, तो इस तरह जो है ये फुल फॉर्म मतलब 0 बन जाता है ना, क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। सो इस तरह सारे जो कंपाउंड्स हो जाएंगे ये आखिर में 0 हो जाएंगे। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है ये वाला केस तो आपको पता है कि ये वाला केस तो रह जाता है, ये वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, और ये वाला रह जाता है, बच जाता है, ठीक है। सो ये जो बच जाता है ये ऑर्थोगोनलिटी का केस नहीं है, ये जो ख़त्म हो जाता है मतलब इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये ऑर्थोगोनलिटी का केस है, ठीक है। और जो हमने एंगल डिफाइन किया था cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल्स टू UV डिवाइडेड बाय U नॉम V नॉम। आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि किस तरह जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो किस तरह जो है इसको हम ऑर्थोगोनलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया कि UV का जो इनर प्रोडक्ट था वो इक्वल टू 0 आया था। इनर प्रोडक्ट का और ऑर्थोगोनलिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है ना, वो किस तरह आया है। तो इनर प्रोडक्ट का और ऑर्थोगोनलिटी का रिलेशन इसी एंगल से ही हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, और इनर प्रोडक्ट यहाँ पर अब हमारे पास 0 आ चुका है, और इसको हम क्यों ऑर्थोगोनलिटी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको इसी एंगल में पुट करेंगे मतलब जब ये 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0, हाँ ये कुछ भी आ जाए, समथिंग बाई 0 सॉरी 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 आता है, और यहाँ पर ये कॉज अल्फा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये जो है अल्फा अपनी जगह मतलब कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0 आ चुका है, और इसी से जो है
अल्फा अपनी जगह, कॉज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कॉज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि कॉज इनवर्स आप 0 हमेशा जो है π/2 के इक्वल आता है। किस चीज़ के? π/2। और आपको पता है कि π/2 क्या है? 90 डिग्री है। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्या आया है? 90 डिग्री। सो आप लोगों ने देख लिया कि एंगल जो है इसका 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोगोनल है। क्या है? ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अच्छा जी, और आप लोग जो है ये एक बात याद रख ले कि ई आई का जो लेंथ है, इसका लेंथ 1 है। ये बात आप लोग याद रख लें, ठीक है ना। और एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब वो डिफरेंट हो। किस चीज़ केस में? ऑर्थोगोनल के केस में। एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कब परपेंडिकुलर है? जब यहाँ पर अल्फा π/2 हो, और इसका मतलब ये कि ये ऑर्थोगोनल है। अच्छा, सो आप लोगों ने देख लिया कि जब ई आई हो, सेम वेक्टर्स हो, तो इसके बीच जो लेंथ होगा, उसका जो लेंथ होगा मतलब उसका जो हमने नॉर्म फाइंड किया था वो 1 के इक्वल आया था। लेकिन जब डिफरेंट वेक्टर्स थे तो इनके बीच जो इनर प्रोडक्ट आया था, जो नॉर्म आया था उसका, वो 0 आया था, ठीक है ना। और उसी 0 से हमने अंदाज़ा लगाया था कि वो जो है वो हमने एंगल्स के केस में मतलब कॉस अल्फा वाले फॉर्मूले में हमने पुटिंग की थी उसकी, तो वो क्या आया था? वो हमारे पास π/2 आंसर आया था। तो हमने अंदाज़ा लगा दिया कि ये ऑर्थोगोनल है। नाउ अब हम सही डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि मतलब इनर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा से हमने ऑर्थोगोनलिटी को प्रूव करवा दिया ना। अब सही डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो डिफिनीशन क्या है? यू वी द वेक्टर्स है आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं ऑर्थोगोनल को? तो डिनोट करते हैं बाई यू परपेंडिकुलर वी, ठीक है। इसकी नोटेशन जो है वो इसी तरह है। इफ़ इसका कंडीशन क्या होगा? हमने इनर प्रोडक्ट को मतलब अच्छी तरह जो है मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करा दिया। जब इनर प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सिंस if inner product between these two vectors is equals to 0, ठीक है। देन आपको पता है कि हमने जो है फिर यहाँ पर अल्फा बी मतलब एंगल बी इन्वॉल्व किया था ना। सो यहाँ पर कॉस अल्फा अच्छा, सो यहाँ पर कॉस अल्फा जो था वो 0 आया था ना। हेंस, और यहाँ पर हमने ये भी फाइंड किया था कि जो अल्फा है वो π/2 है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब बेसिस भी हम डिफाइन करेंगे कि द बेसिस एलिमेंट। सो ये जो था ये फुल ऑर्थोगोनलिटी के लिए डिफिनीशन था
कि यू वी आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल, और इसको हम डिनोट करते हैं यू परपेंडिकुलर वी। और इसके लिए ये कंडीशन था कि इफ़ द इनर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सिंस अगर ये जो इनर प्रोडक्ट वाला कंडीशन है सेटिस्फाई करता है, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था और ये सेटिस्फाई भी हो चुका था ऑर्थोगोनलिटी के लिए, देन फिर ये भी मैंने सेटिस्फाई करवाया था कि कॉजल पाया से इक्वल टू ज़ीरो आया था, और फिर इसके बाद हमने ये भी सेटिस्फाई किया था कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, देन द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ ई आर ऑर्थोगोनल। जिस तरह मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था ना बेसिस एलिमेंट्स का, वो जो बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस थे E1 E2 E3, तो उसका हमने किया था ना, उसका आंसर भी EI जो था उसका जो लेंथ था वो 1 आया था, और EI EJ का जो इनर प्रोडक्ट था, मतलब जब I नॉट इक्वल टू जे हो ना, डिफरेंट के लिए, डिफरेंट वेक्टर्स के लिए, डिफरेंट स्टैंडर्ड बेसिस के लिए, फिर वो इक्वल टू ज़ीरो आया था। ठीक है, सो जब इक्वल टू ज़ीरो आया था तो यहाँ पर जो है बेसिस एलिमेंट्स ई के लिए जो था वो ऑर्थोगोनल सेटिस्फाई हो चुका था। आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, मतलब ई आई हैज़ लेंथ 1। ठीक है, सो ये चीज़ें तो हमने जो सेटिस्फाई की, असल में जो काम हमने किया है उसका जो इसकी जो समरी थी वो हमने उसी से ली है, और इसी को है एज अ डिफिनीशन ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी हमने लिखा है। ठीक है, सो ये कितना सिंपल बन गया है। अच्छा जी, अगर किसी को फिर वो याद ना हो तो सिंपल ये डिफिनीशन जो है याद कर ले। ठीक है, तो ये इसकी समरी थी, और आप लोग को इसी समरी से ही काम है। नाउ अब एक और डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि ठीक है, तो हमने तो ऑर्थोगोनल कर दिया। ठीक है, अब जो है एक न्यू टर्म ऑर्थोगोनल से रिलेटेड जो है एक न्यू टर्म भी है, वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल जो है नेम से ही जाहिर है कि इसमें नॉर्म भी इन्वॉल्व होगा ना, ऑर्थोगोनल होगा लेकिन उसमें नॉर्म भी इन्वॉल्व होगा। जिस तरह मैंने अभी जो जितना भी काम किया है उसमें नॉर्म था ना, इन्हीं नॉर्म से जो है हमने ऑर्थोगोनल को सेटिस्फाई करवाया है। ठीक है ना, कि जब एक वेक्टर का जो है उसका जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1 आता है, उसका जो नॉर्म और लेंथ एक ही चीज़ है ना। सो जब ये इक्वल्स टू 1 आते हैं, ठीक है, और फिर जो है इन्हीं का जो हम इन प्रोडक्ट लेते हैं डिफरेंट वेक्टर्स के बीच, सो फिर वो जो है इक्वल टू 0 आता है। सो यहाँ पर हमने नॉर्म को भी डिफाइन किया है। तो जब नॉर्म यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है फिर इसी ऑर्थोगोनल को हम दूसरा नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है, नॉर्म है, ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह कि अ सेट B is equals to V1 V2 up to Vn in an inner product और स्पेस V, जो वेक्टर स्पेस V है, ये जो मैंने एक सेट लिया है ये मैंने वेक्टर स्पेस से ही लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेता कि सेंटेंस ठीक हूँ। अच्छा, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल if
वी आई वी जे, पहले हम ऑर्थोगोनल को डिफाइन करते हैं, इसके बाद ऑर्थोनॉर्मल की तरफ आते हैं। फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, यहाँ पर देख ले आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख ले कि मेरे पास जो है एक सेट है b इज इक्वल्स टू v1 v2 अप टू vn, और वो भी इनर प्रोडक्ट में आप स्पेस v स्टोर करें। अच्छा, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक सेट है मेरे पास b इज इक्वल्स टू v1 v2 अप टू vn, और वो भी इनर प्रोडक्ट में, और वो ये जो है हमने वेक्टर स्पेस से ही लिया है। स्पेस आप लोग लिख ले या वेक्टर स्पेस लिख, कोई फ़र्क नहीं होता, हमें पता है कि ये स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप लोग लिख जाते हैं तो आप लोग को पता चल जाता है कि ये जो है वेक्टर स्पेस की ही बात करते हैं, ठीक है ना। सो ये जो सेट हमने लिया है ये ये फिनिट सेट है, और ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट में ही हमने लिया है। तो ये कब जो है ऑर्थोगोनल होगा, हमने इसलिए मतलब इनर प्रोडक्ट को साथ में मतलब इसको इन्वॉल्व किया है ताकि आप लोग को पता चले कि जब हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ले रहे तो आप लोग को अंदाज़ा हो कि हमने इसको डिफाइन भी किया है, ठीक है ना। सो एक जो सेट है और वो भी इनर प्रोडक्ट में, मतलब इन्हीं इनर प्रोडक्ट में जो है ये सेट है, जो हम सेट की बात कर रहे हैं ना, ये वाला सेट जो है इन्हीं इनर प्रोडक्ट में ही इन्वॉल्व है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स होंगे ये सारे यही वाला वेक्टर्स है, ठीक है ना। सो ये कब जो है वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स का जो एक सेट है ये कब ऑर्थोगोनल होगा एक इनर प्रोडक्ट में, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वी आई वी जे, मतलब ये सारे v1 से vn तक है ना, तो इनमें डिफरेंट भी है, v1 v2 के इक्वल नहीं है, v2 v3 के इक्वल नहीं है, तो ये सारे ये वी आई वी जे हैं, ठीक है। सो जितने भी ये वी आई वी जे है तो ये सारे वेक्टर्स है, और इन्हीं सारे वेक्टर्स को हमने क्लोज किया है एक इनर प्रोडक्ट में, और जब इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा, और साथ में ये भी आप लोग डिफाइन कर दे कि फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये डिफाइन नहीं किया तो फिर आप लोग जो है मतलब आप लोग का डिफिनीशन बिल्कुल हाफ रह जाएगा, आप लोग का डिफिनीशन कोई अच्छा इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो आप लोगों ने ये साथ में लिखना है मस्ट, क्योंकि इसी से जो है आप लोगों का डिफिनीशन कंप्लीट रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं कहेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि ये डिफिनीशन तो आधा अधूरा है, ठीक है, फिर वो कंफ्यूज रहेंगे। आप लोगों ने तो वी आई वी जे लिखा है, लेकिन क्या ये आई इक्वल टू जे है? तो जब आई इक्वल टू जे हो गया फिर ये तो दोनों इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो इसका जो नॉर्म होगा फिर वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वो फिर ऑर्थोगोनल के केस में नहीं आता, ठीक है ना। फिर वो पैरेलल साइड की तरफ जाता है ना। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, सो यहाँ पर तो हो गया ये इफ इन एडिशन, अगर हम सेम की बात करें, इफ इन एडिशन वी आई नॉर्म जो है इक्वल्स टू 1 आ जाए फॉर ऑल आई, ठीक है। तो मैंने ये बात बताई एडिशन में, मतलब हम साथ में ये भी कहेंगे फिर कि अगर ये सेम हो वी आई हो। अच्छा, इफ इन एडिशन वी आई नॉर्म जो है वो इक्वल्स टू 1 आ जाए तो ये तो मैंने पहले बताया है ना कि वी आई नॉर्म जो है वो इक्वल टू 1 होगा, मतलब आई सेम कंपोनेंट है ना। यहाँ पर अगर आई इक्वल टू जे है तो फिर अगर ये आई इक्वल टू जे आप लोग इसी में ही लिख दे तो ये वी आई नॉर्म बन जाएगा ना, और वी आई नॉर्म मैंने पहले बताया कि इक्वल्स टू 1 होता है। और फिर जो है तो ये दो चीज़ें ऑर्थोगोनलिटी के केस में आती है कि जब डिफरेंट हो तो फिर इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और अगर सेम हो तो इसका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, देन बी इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ये जो हमने एडिशन वाला केस लिखा है साथ में, अगर ये हम ना लिखते फिर आप लोग इसको ऑर्थोनॉर्मल का नेम नहीं दे सकते थे, ठीक है।
सो ये नेम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसमें नॉर्म को डिफाइन किया है, ठीक है। सो अब ऑर्थोगोनल को आप लोग ऑर्थोनॉर्मल भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप लोग इसी को इन्वॉल्व करेंगे डिफिनीशन में तब आप लोग इसको ऑर्थोनॉर्मल कह सकते हैं। और वैसे भी आप लोग को पता है कि ऑर्थोगोनल बिल्कुल इससे आधा अधूरा है अगर आप लोग इसमें ये वाला कंडीशन इंक्लूड ना करें, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नेम ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इफ और बी यहाँ पर क्या है, ये बेसिस है। बेसिस का मैंने आप लोग को डिफिनीशन करवाया है। बेसिस वो था ना कि जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे कि अगर ये वेक्टर स्पेस जो है ये क्या हो, v1 v2 अप टू vn जो है ये एक सेट है ना, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो और ये जो है ये स्पान करता है वेक्टर स्पेस को, तो तब जो है ये बेसिस बन जाता है। सो बेसिस भी तो हो गया। ए बी इज अ बेसिस फॉर वी, कि यहाँ पर जो मैंने बी को डिफाइन किया है, अगर ये बेसिस है किस चीज़ के लिए, वी के लिए, देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अच्छा, और अगर हम इसमें बेसिस को भी इंक्लूड कर दे, सॉरी यहाँ पर मैंने बेसिस दोबारा लिखा है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बेसिस को भी इंक्लूड कर दे कि ये जो सेट हमने गिवन दिया है, अगर ये बेसिस हो, मतलब वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं जो बेसिस के डिफिनीशन में आते हैं अभी मैंने आप लोगों को बता दिया ना अगर ये उन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो इसको हम फिर बेसिस कहते हैं। और जब ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो और साथ में ये वेक्टर स्पेस को स्पान भी करता हो, ठीक है ना, तो अगर ये वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब जो है ये सेट, तब जो है इसको हम ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि अब तो इसमें नॉर्म वाला ये कंडीशन भी डिफाइन हो चुका है, बेसिस। तो इसका जो फिर पहले इसका जो नेम था वो ऑर्थोगोनल था, फिर जब ये जो कंडीशन है इसमें इंक्लूड हो गया, इन्वॉल्व हो गया, इसका नाम चेंज हो गया ऑर्थोनॉर्मल पे, ठीक है। ये आप लोग नोट कर ले साथ में, पहले क्या था, ऑर्थोगोनल था, ठीक है ना, ऑर्थोगोनलिटी को हम कर लेते हैं। फिर जब नॉर्म वाला जो कंडीशन है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये बन गया ऑर्थोनॉर्मल। फिर इसमें जब बेसिस इंक्लूड हो गया तो फिर ये बन गया ऑर्थोगोनल आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये बातें आप लोग जहन में याद रख लें, ठीक है ना, ये 3 नेम्स होंगे। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं, ये जो ई है जिसे हम स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो ई है ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है आर क्यूब के, सॉरी आर क्यूब नहीं, R3। अच्छा, ये क्यू है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि ई जो थे जब R3 से लेंगे तो हम इसको इस तरह लिखते हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसका जो नेम है E1 है, E2 है, E3 है, ठीक है ना और ये मैंने सेटिस्फाई भी करवाया था कि इसका जो आई नॉर्म है वो इक्वल्स टू 1 है और ई जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू 0 आया था, ठीक है ना। सो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ऑर्थोगोनल है, साथ में ये वाला कंडीशन नॉर्म वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है ना। और अगर ये कह दे कि ये जो है E1 E2 E3 E1 E2 E3 ये बेसिस एलिमेंट्स है, आर द बेसिस एलिमेंट्स, मतलब
बेसिस वाले कंडीशन ये ऑलरेडी से सेटिस्फाई करते हैं, और ये पहले मैंने बताया है कि ये एलिमेंट्स बेसिस एलिमेंट्स ही है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिस एलिमेंट्स है, ये बेसिस एलिमेंट्स है, सो इसको हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो है बेसिस एलिमेंट्स है। और जब ये बेसिस एलिमेंट्स आप लोग को अंदाज़ा हो चुका है कि ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो इसका मतलब ये है कि बेसिस एलिमेंट्स आर ऑर्थोनॉर्मल। इनवर्स में अगर हम कहते हैं ना कि इसको तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये बेसिस एलिमेंट्स ऑलरेडी से थे, ठीक है ना, प्रीवियस में मैंने क्वेश्चन करवाया था इस पर। तो जब ये बेसिस एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये, और ये सब साथ में मैंने ये भी सेटिस्फाई करवा दिया कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि बेसिस एलिमेंट्स क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्योंकि बेसिस भी है तो आप सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल नहीं लिख सकते, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिख दें। अच्छा, अब आते हैं अच्छा थोड़े से 1 2 3 पॉइंट्स नोट कर ले कि इट इज easy to normalize a vector where v not equal to 0। हम डिफाइन कर रहे थे क्योंकि अब जो है इसमें डिवीजन में भी कुछ आएगा, तो फिर हम साथ में ये भी लिखेंगे ना कि v नॉट इक्वल टू 0। छः, अगर हम ये लिखते हैं कि 1/v नॉम, साथ में 1/v नॉम टाइम्स v, ठीक है, या मल्टीपल्स v तो फिर आप लोग साथ में ये भी लिखेंगे कि v नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो फिर समथिंग बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, या मतलब इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अच्छा, सो फिर जो है आप लोगों ने डिफिनीशन में साथ में ये नोट मस्ट भी लिखना है कि v नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, और अगर हम इस पे फुल नॉम लगा दें, सिंस 1/v नॉम, ठीक है, इस पे अगर हम फुल नॉम लगा दें तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ये नॉम इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी एक नॉम है तो दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पे भी आ चुका है, और आपको बताइए ये जब कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर ले। और इसी अच्छा, अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, नोट कर ले। ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इट इज़ सॉरी अ मोर sophisticated प्रोसेस, मतलब जो मतलब एक बहुत मुश्किल प्रोसेस जो है जिसे हम ग्राम श्मिट कहते हैं, और इस तरह लिखा जाता है ग्राम श्मिट, ठीक है। एक मोर मतलब एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है जिसे हम ग्राम श्मिट कहते हैं, और ये हमें इस चीज़ के इनेबल्स कर देता है, इस चीज़ के हेल्प कर देता है कि इस चीज़ के काबिल बना देता है कि टू टेक एनी, ये वाला जो प्रोसेस है ग्राम श्मिट का, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मैंने बताया कि RCI इक्वल टू 0 set and produce an orthonormal set
orthonormal set with the same span. सेम स्पेन। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख ले कि एक डिफ़िकल्ट, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है जिसे हम ग्राम श्मिट कहते हैं, और ये हमें इस चीज़ के इनेबल कर देता है कि हम जो है एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ले सकते हैं और फिर जो है उससे हम एक ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आप लोग नोट कर ले कि हम ग्राम श्मिट से जो है एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट लेंगे और उसी से जो है हम ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट जो है वो हम ग्राम श्मिट से जो है वो लेंगे, ठीक है, और उसी से हम क्या करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रोड्यूस कर सकेंगे। और इसमें जो है स्पेन जो होगा वो सेम रहेगा। स्पेन का मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेन असल में है क्या। स्पेन का और लीनियर कॉम्बिनेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन जो डिफरेंस था मैं आप लोगों को बताया था। सो आप लोग उसी से ही देख लें, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम्स की तरफ, ऑर्थोगोनल से रिलेटेड थ्योरम्स की तरफ आते हैं। और थ्योरम्स ये है कि एक थ्योरम है कि इफ बी जो बेस है इज इक्वल्स टू V1 V2 अप टू Vn इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इफ मतलब अगर ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या है। ऑफ वी, ये जो हमने सेट लिया है ये तो वेक्टर स्पेस से ही लिया है ना। तो जब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा वी का, देन फॉर एवरी वी बिलोंग टू वी, ये वेक्टर्स है और ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर हमने क्या करना है, v इज इक्वल्स टू, ये हमने प्रूफ करना है कि i इक्वल्स टू 1 अप टू n वी आई और वी आई, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ये हमें दिया है कि ये जो है ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ये जो सेट दिया है ये हमें गिवन है कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किस चीज़ का, वेक्टर स्पेस v का। और हमने क्या करना है, फॉर एवरी वेक्टर v जो कि वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, इसी के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे आप लोग को पता है ना कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये इनर प्रोडक्ट में ही है ना। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो इनर प्रोडक्ट में दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसका हम नॉर्म लेंगे ना। और नॉर्म आपको पता है कि ये हमें लेंथ देता है, और लेंथ आपको पता है कि जब हम एक चीज़ का नॉर्म लेंगे या लेंथ लेंगे तो इससे हमें पास एक नंबर आएगा, एक स्केलर आएगा, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा आई, एक टर्म आएगा, क्या आएगा, अल्फा आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द अल्फा आइज in expressing the alpha is in expressing v as a linear combination of vi's are explicit। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सप्लिसिटली क्या है, इम्प्लिसिटली क्या है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा तवज्जो ना दे, सिर्फ आप लोग ये तवज्जो दें कि ये जो चीज़ है ये असल में एक स्केलर है, ये एक अल्फा है, एक अल्फा आई है। मतलब एक यहाँ पर जो है आई है तो यहाँ पर अल्फाइज होंगे, डिफरेंट स्केलर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सो ये जो वी है, वी आई, ये वाला वी जो है इसको हम एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अल्फा आई वी आई होगा, तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है ना। सो ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ ये है कि ये जो मेरे पास वी आई है, ठीक है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल पावर वन वी वन प्लस एल पावर टू वी टू प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस एल पावर एन वी एन। इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ठीक है। सॉरी, सिर्फ ये वी को हम अच्छा, पहले आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट ना ले, पहले आप लोग लिख ले के एज वी, आपको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन को हम किस तरह कर लिखते थे कि वी इज इक्वल टू एल पावर वन वी वन प्लस एल पावर टू वी टू एंड सो ऑन अप टू एल पावर एन वी एन, इस तरह लिखते थे। तो यहाँ पर बी वी है, तो इस वी की जगह आप लोग क्या कर लेंगे, फुल एल पावर एन वी एन लिख लेंगे, कोमा वी आई अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है ना। सो मैंने इसको इस तरह लिख लिया है। अच्छा, अब आते हैं और ये इक्वल हो जाएगा एल्फा आई वी आई को वी वन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर, मतलब सबको जो है वी आई के साथ लिख ले, ठीक है ना, क्योंकि इनर प्रोडक्ट का मतलब ही यही है ना, तब सबको जो है कॉमा में सबके साथ जो है ये इस तरह इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि ये सबके साथ है एल्फा वन वी आई, फिर प्लस एल्फा टू वी टू, सेपरेट करते हैं ना, वी आई प्लस एल्फा थ्री, यहाँ पर आप लोग प्लस लगा दें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है, बस यहाँ पर लगा दें एल्फा थ्री वी आई, ठीक है। अच्छा, प्लस सो ऑन अप टू एल्फा एन वी आई, अब ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये इक्वल हो चुका है, तो आप लोग देख ले यहाँ पर, इससे जो ये स्केलर है इसको मैं बाहर कर दूंगी, तो ये आ जाएगा वी वन वी आई, फिर यहाँ पर भी वी एल्फा टू बाहर कर दे, ये वी टू वी आई आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर एल्फा थ्री बाहर कर दे, तो ये आ जाएगा वी थ्री वी आई प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, एल्फा एन को भी आप लोग बाहर कर दे, सो ये आ जाएगा वी एन वी आई, ठीक है। अच्छा विच इज इक्वल्स टू, अच्छा जी इसमें अब आप लोग देख ले, वन वी आई मतलब वन आई टू आई, इस तरह थ्री आई और आखिर में एन आई है। अगर यहाँ पर जो है ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट केसेस, आपको पता है इक्वल टू ज़ीरो बन जाएंगे, ये भी इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा, ये भी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इक्वल टू ज़ीरो फुल, ठीक है ना। अगर ये क्या है, फॉर डिफरेंट केसेस है, ये डिफरेंट टर्म्स है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। सो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेम आ जाए, ये जो 1 2 3 है, जितने भी टर्म्स है ये सारे इक्वल्स टू आई हो, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन, तो फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में आ जाएगा वी आई, ठीक है ना। 1 2 3 अप टू एन जितने भी टर्म्स हैं ये सारा मतलब अगर इक्वल टू आई हो, सारे जो है सेम हो, मतलब इक्वल टू आई हो, तो ये एक भी तो वी आई है ना, सो ये भी वी आई बन जाएगा। फिर इसमें जो है हम एक ही टर्म ले लेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये भी सारे हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो इसको भी मैं अल्फा आई कह दूंगी, ठीक है। सो फिर ये हमारे पास ये आ चुका है, और यहाँ पर जो है इसको अब आप लोग जब ये सेम है तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, वी आई नॉम स्क्वायर,
क्यू में स्क्वायर लिख लूँ क्योंकि ये 2 है, एक नहीं है, 2 है तो इस पर स्क्वायर आ जाता है। और आपको पता है कि वी आई नॉम इक्वल टू 1 है और 1 का स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, सो ये बन जाएगा एल्पा आई। ठीक है ना। अच्छा जी, सो अब हम क्या करेंगे, जब ये एल्पा आई आ चुका है और आपको ऑलरेडी से पता है ऑलरेडी कि v इज इक्वल टू एल्पा 1 v1 अल्पा 2 v2 सो ऑन अप टू अल्पा n vn है। ठीक है ना, इस तरह हम लिखते हैं ना। तो ये जो है ये तो वैसे भी मेरे पास वी आई जो था वो इक्वल्स टू एल्पा आई आ चुका है। देख ले कि वी आई जो है इक्वल टू एल्पा आई आ चुका है। ठीक है, सो इसको मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर इसी में पुट कर लूँगी। एल्पा आई वी आई, तो मेरे पास ये सॉल्व हो गया ना। इसको जब हम फिर से ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा एल्पा 1 v1 प्लस एल्पा 2 v2 प्लस एल्पा 3 v3। तो ये एक थ्योरम सॉल्व हो गया। अब एक दूसरा थ्योरम है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थ्योरम जो है वो ये है कि इफ़ b इज इक्वल्स टू v1 v2 अप टू vn जो है ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, नॉर्मल बेसिस, देन v नॉर्म जो है वो इक्वल्स है i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n वी आई स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज है कि अगर मेरे पास ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल आ जाए। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम ये करेंगे कि आपको पता है ऑलरेडी से कि वी नॉम जो है मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, वी नॉम क्या था, वी कोमा वी और साथ में अंडर द रूट था। ठीक है ना। अच्छा जी, क्योंकि इसको हम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, इनर प्रोडक्ट है अब द सेम वेक्टर। अच्छा जी, अच्छा अब आते हैं इसमें से जो है ये वाला टर्म ले लेते हैं, इनर प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू सेम वेक्टर्स। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल एक v है, v वो किस चीज़ के इक्वल आया था, वी आई। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं वी आई जो था ना सिंपल ये वाला v इज इक्वल टू वी आई इस तरह के इक्वल था ना। ठीक है, ये प्रीवियस थ्योरम जो अभी मैंने किया है ना, इसको आप लोग प्रीवियस थ्योरम भी कह सकते हैं कि दिन फ्रॉम द थ्योरम प्रीवियस थ्योरम फ्रॉम प्रीवियस अभी मैंने किया है, लेकिन आप लोग प्रीवियस थ्योरम ही कहेंगे। और अगर आप लोग हवाला भी दे सकते हैं कि v जो था किस चीज़ के इक्वल था, i इज इक्वल टू 1 अप टू n वी आई और वी आई। ठीक है, सो यहाँ पर इसी v की जगह मैं ये वाला टर्म फुल लिख लूँगी वी आई और वी आई। ठीक है, कॉमा इस v की जगह भी ये फुल टर्म में लिख लूँगी इज इक्वल टू वे, ये रफ लिखा जा रहा है, आप लोग जो है खैर एडजस्ट कर ले वी आई। ठीक है, सो ये तो मेरे पास 2 है। ठीक है ना, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 टर्म्स है ये हमारे पास एक नंबर दे रहा है ना स्केलर, इसी को मैं क्या कर लूँगी, दोनों को इकट्ठे कर लूँगी। ठीक है ना, वी आई इसको मैं इसी में ही लिख लूँगी और फिर इसी वी आई और वी आई को जो है ये बाहर लिख लूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 है 2। ठीक है ना, सो इसी में एक इसको उठा लूँगी, इसको भी उठा लूँगी वी आई। ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो तब जो है फिर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में बन जाएंगे।
मतलब एक तो VVI लिख लेंगे और एक पे जो है बार लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको हेयर एडजस्ट कर ले कि ये किस तरह आया है, लेकिन आप पहले देख लें कि ये जो है इसको हम सेम यही लिख देंगे और इस पे जो है बार लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं और प्रोडक्ट में इसका मतलब भी यही है कि इसको जो है इसका अपोजिट लिखा जाएगा, ठीक है, इस पे बार आएगा। अच्छा, और ये VI अपनी जगह प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो और इसका जो है विच इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n VI स्क्वायर। अच्छा, इसको फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी VI है और ये तो दोनों सेम है, ठीक है। सो इसका जो है हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। अच्छा, बस आप लोग इसको छोड़ दें, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, वो वाला थ्योरम जो है कर दे, क्योंकि फिर आपके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा ना। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो खैर मैं करवा दूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन इंसान पैदा करते हैं ना। सो आप लोग जो है इसको छोड़ दें, वो वाला एक थ्योरम जो है ये वाला उससे बस रिलेटेड जो है ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।